नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। दोस्तों, देहरादून तो आपने देखा है, देहरादून का कोना कोना देखा है शहर का, लेकिन आज हम देहरादून के दूसरे कोने पर लाए हैं। इस समय हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, हम देहरादून में ही हैं और ये है देहरादून का सल्फर पॉन्ड। और इस समय हम देहरादून के विलेज गुत्तू गंधक पानी क्षेत्र में हैं। इसको सल्फर पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे कैमरामैन साथी से मैं कहूंगा थोड़ा आगे आए और दिखाएं यहाँ से। ये बराबर में सल्फर पॉन्ड बना हुआ है और इसमें प्राकृतिक स्रोत है, जमीन के अंदर से यहाँ पानी निकल रहा है। यहाँ कैमरा रोक के रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि प्राकृतिक रूप से जमीन से पानी बाहर निकल रहा है। और पॉन्ड के अंदर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सफेद कीट जैसी चीज, काई जैसी जमी हुई है, जो कि सल्फर ऐसे पानी के टच में आने के बाद सफेद सफेद एक लेयर सी जम गई है। और यहां से पानी इस तरह से निकलता हुआ आगे नदी में, सोंग नदी में जाकर मिल रहा है। यहां पर पहले पूरा बियाबान जंगल हुआ करता था, अभी थोड़ा ये क्षेत्र डेवलप हो गया है और यहाँ पास में नदी के इधर दूसरे कोने में कुछ खेती होती हुई भी दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और यहाँ और आसपास जो लोग हैं गांव वाले, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम अभी यहाँ सल्फर पॉन्ड पे घूम रहे थे, सामने से एक युवक हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद आप रायपुर के रहने वाले हैं महेश जी। महेश जी, तो अभी हम कैमरे पर बात करना के प्रयास करेंगे। महेश जी यहाँ पर हमें अचानक घूमते हुए मिल गए। कैसे हैं? नमस्कार महेश जी। बढ़िया। और आज आप यहाँ पर कैसे? बस यहाँ स्नान करने आए थे अपना। क्या यहाँ की विशेषता है? आप यहाँ के रहने वाले हैं, पुराने रहने वाले हैं, यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सब जैसा आप देख ही रहे, सल्फर पॉन्ड यानी गंधक। गंधक अपने शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। कई चर्म रोग हो जाएं या अन्य कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जिससे कि इसमें स्नान करने से बड़ा लाभ मिलता है। तो उसी का लाभ लेने हम भी इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूर्व में सहस्त्रधारा गंधक के स्रोत के लिए बहुत प्रसिद्ध था, अभी वहाँ पे प्राकृतिक स्रोत खत्म हो चुके हैं, सब आर्टिफिशियल पानी आ रहा है। लेकिन देहरादून के इस कोने में आप आएंगे तो यहाँ प्राकृतिक स्रोत अभी चालू है गंधक के पानी का। और देहरादून क्षेत्र के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, बाहर के लोगों का यहाँ पर ज्यादा आना हो रहा है। बाहर के लोग बहुत आते हैं। रविवार को कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि जाम लग जाता है। जी हाँ, सैटरडे और संडे आप यहाँ पर देखेंगे तो संडे को यहाँ बाहर के लोगों की लाइन लगी रहती है, गाड़ियों की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली गाड़ियों की यहाँ पर लाइन लगी रहती है। रास्ता बहुत कठिन है, टफ रास्ता है, रोड बहुत कठिन है यहाँ की। हम भी अभी टू व्हीलर से यहाँ पर पहुंचे हैं, चार पहिया गाड़ी से आने में, वाहन से यहाँ बहुत दिक्कत का काम है। महेश जी, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अभी मुख्यतः इसी क्षेत्र से, और पुराना ये क्षेत्र जो है अपना, जो पीपीसीएल जो फैक्ट्री थी उसकी यहाँ माइनिंग हुआ करती थी और ग्रामीणों से ही इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली थी। तो मैं पहले भी एक बार यहाँ आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं महीने में 1 या 2 बार यहाँ पे मैं स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से यहाँ जरूर आता हूँ। हाँ, यह उत्तराखंड बनने से पहले जब उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र हुआ करता था, उस समय यहाँ पीपीसीएल कंपनी की माइनिंग हुआ करती थी और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ माइनिंग हुआ करती थी। अभी वो सब बंद हो चुका है, लेकिन एक सल्फर का स्रोत यहाँ पर देखने में जरूर है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और लोगों से यहाँ क्षेत्र के जानकारी करके आपको बताना चाहेंगे। ये सल्फर पॉन्ड है यहाँ पर, गुट्टू गंधक पानी। मालदेव से 16 किलोमीटर आगे देहरादून जिले का। और ये सल्फर पॉन्ड है, इसमें स्रोत है, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। नीचे से निकल रहा है अपने आप। ये देख सकते हैं यहाँ पानी निकलते हुए जमीन से। और यहाँ से सहस्त्रधारा तो अब सल्फर के स्रोत नहीं रहे, सब आर्टिफिशियल पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ प्योर सल्फर का पानी निकल रहा है। ये देख सकते हैं पत्थर भी सफ़ेद हो गए, पत्थरों पे सफ़ेद कीट जम गई है।
और ये यहाँ से नीचे उतर के सोंग नदी में मिल जाता है। यहाँ से ये पानी बाहर निकल रहा है और यहाँ से बाहर होता हुआ ये आगे जाकर सोंग नदी में मिल जाता है। दोस्तों अभी हम माल देवता से 14 किलोमीटर दूर टिहरी जिला के रांगड़ विलेज में पहुंचे हैं और अभी हम लोग वापसी आ रहे हैं, सल्फर पॉन्ड से वापसी आ रहे हैं। और सल्फर डैम में हमने आपको दिखाया वहां पर किस तरह से तैयार किया हुआ है और प्राकृतिक स्रोत से पानी निकल रहा है। तो हम यहाँ गांव में रुके हैं, रांगड़ गांव में। यहाँ के क्षेत्र के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे यहाँ क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं देखने में है, किस प्रकार यहाँ क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। सर समस्याएं तो बहुत सारी है कि यहाँ पे तो देख लो, पहले 50 सालों तो पत्थर वालों ने राज किया, उसके बाद ये चूना पत्थर वाले गए, फिर जब तक हमारी पीडब्ल्यूडी बनने लगी उसके बाद तुरंत सिंचाई विभाग ने डैम मंजूर किया कि डैम बनना है। 20 साल हो गए, अभी तक न तो उनका डैम बना और ना यहाँ पे रोड की व्यवस्था हो पाई। अब सीजन में तो जैसे कैसे करके रोड है, मगर बरसात में तो यहाँ जान हथेली पे करके यहाँ आना जाना पड़ता है। यहाँ पे ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था है। बरसात लग गई तो समझ लो यहाँ जेल में बंद हो गए। ये स्थिति है यहाँ पे, बड़ी परेशानियां है सर। हमारे लिए तो अंधकार ही है, अब जब तक यहाँ पे आने जाने का कोई एक यदि मात्र स्वास्थ्य साधन। से जुड़ी हुई किसी को अति आवश्यक समस्या हो तो किस प्रकार उस समस्या का हल होता है? हल क्या होना सर, अगर किसी को मजबूरी हो जाए तो खच्चर से उठा के ले जाएंगे या तो डंडी पे उठा के ले जाएंगे, तब जाके मालदेवता पहुंचाएंगे। मालदेवता से 14 किलोमीटर दूर हम यहाँ आए, नदी से होकर आए या कोई मुख्य मार्ग नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ पे? तो जब कोई किसी औरत की डिलीवरी होने को रही तो अगर वो न पहुंच पाए हॉस्पिटल तो यहाँ रास्ते में उसका बच्चा खत्म हो गया था। ये पिछली बार यहाँ पुल पे आ गए। हाँ, तो ये स्थिति है देहरादून से 14 किलोमीटर दूर। मतलब हमारे और लिए दुर्गम क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। साल हो गए और हमारे लिए तो आज तक भी वही राज बना हुआ है कि हमारे लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं हुई गुत्तो क्षेत्र के लिए। क्या करें, यहाँ पे तो बड़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है सर। और हमारे लिए तो बोलना, बरसात में तो जान हथेली पे है कि घर से आ गए तो वापसी होना तो मुश्किल, भगवान के भरोसे है कि सही सलामत पहुंच भी जाए या ना। कहीं नदी का खतरा है, कहीं पहाड़ों का खतरा है, कहीं पत्थरों का खतरा है। ये समस्याएं सर हमारे यहाँ तो बहुत ही स्थिति खराब है। सरकार तो अब अपने सिंचाई विभाग अपना पेयजल योजना के लिए डैम मंजूर किया है, पता नहीं कब बनता है, कैसे क्षेत्र को ऐसे अस्त व्यस्त हालत में छोड़ा हुआ है। यहाँ की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के विधायक हैं उनसे आपकी कभी बात हुई, आपने इन समस्याओं के अवगत कराया? विधायक जी को क्या, विधायक जी यहाँ आके देख के चले गए कि वो उन्हें पता है कि यहाँ पे इतना बेहद इलाका है, फिर भी वो तो अपना वोट मांगने आएंगे और वोट मानने के बाद अपना जो राज किया 5 साल करेंगे। कौन देख रहा है हमारी छोटी छोटी समस्याओं को? कौन देखते तो आज तक ना देखते। 70-76 साल हो गए, आज तक ना होता यहाँ के लिए। दुनिया में तो हर जगह विकास हो गया है, मगर गुत्तो क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारे देखने से तो कोई विकास नहीं है। यहाँ के यहीं कुएं में ही बंद है हर समय। अब बताओ, आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? सरकार को दिख रहा है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोटों के टाइम पे सब हाथ जोड़ के यहाँ पे बाबूजी बन जाते हैं और वोट लिए और अपना 5 साल के लिए गायब, कोई नहीं आता। आप समझ सकते हैं एसी केबिन में बैठकर बड़े बड़े नेता अधिकारी किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के बयान जारी करते हैं विकास को लेकर। शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर हालात किस प्रकार के हैं आप जान सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, आप क्या संदेश सरकार को? तो सर हम यही कहेंगे हमारे लिए कोई सुविधाएं बनाए, रोड की सुविधा बनाए, हॉस्पिटल की सुविधाएं बनाए, या माना यहाँ पे जब डूब क्षेत्र होता है तो उसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं बनाए। यहाँ के लोगों को विस्थापन की स्थिति सही मिले, लोगों को अपना पूरा हक मिले, तभी यहाँ से लोग छोड़ के जा पाएंगे, नहीं तो ऐसे अपना जन्मभूमि कौन छोड़ सकेगा। यहाँ पास ही में कुछ दूर एक डैम बनने जा रहा है, आपको जानकारी होगी जी, सौंग बांध जी, सौंग बांध परियोजना जी। तो उसमें काम, अब रोड का काम शुरू हो चुका है। बाकी आगे तो बोल रहे हैं कि रोड डैम बनेगा ही बनेगा, मगर डैम बनते बनते यहाँ की लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरह होगा ये कोई पता नहीं है। अब सरकार क्या देती है क्या नहीं देती है, किसी को विस्थापन देती है, कितना देती है, कोई उसका कोई अभी अनुमान ही नहीं है। तो ये स्थिति है सर। मैं बलबीर सिंह पंवार, गुत्तू रंगड़ गाँव।
ठीक है, अभी रांगड़ गांव में है और जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके हाथ में चोट लगी हुई है, अभी ये भाई साहब गाड़ी से उतरे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राणा जी। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हम देहरादून से आए जी, रायपुर से। तो क्या ये आपके हाथ में चोट लगी हुई है? हाँ। क्या बताइए पूरा। मेरे हाथ में चोट लगी तो यहाँ तो ना सरकारी कोई हॉस्पिटल है साहब, ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। देहरादून जाना पड़ता है 15 किलोमीटर। आप देख सकते हैं हाथ में चोट लगी हुई है और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी यहाँ गांव में आसपास कहीं नहीं है, जिसको लेकर देहरादून से आना पड़ रहा है। बरसात होता है तो बिल्कुल यहाँ से मतलब ऐसे घर में दर्द झेलना पड़ता है, ना तो उठा के ले जाना पड़ता है। तो ऐसे में अति आवश्यक सुविधाओं के लिए भी देहरादून भागना पड़ता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। अभी रांगड़ गांव में ही पहुंचे हैं और यहाँ पर एक ये स्टैंड है, यहाँ पर गाड़ियां रुकती हैं और कुछ दुकानें हैं। तो बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ ग्रामीण लोगों से, किस प्रकार की समस्याएं हैं क्षेत्र में। समस्याएं तो सर बरसात में ज्यादा है। अभी तो आप आएंगे रोड पे, देखा ही होगा। बिल्कुल, नदी में से आए, वैकल्पिक मार्ग है, कोई मार्ग रास्ता नहीं आने का। नहीं है, कुछ नहीं है। खनन इतना राजस्व ले जा रहा है सरकार, इधर खनन चल रहा है, लेकिन यहाँ के लिए कोई पानी धूल वूल के लिए बच्चे जाते हैं हमारे यहाँ से, इंटर कॉलेज से आगे फिर जो जाना होता है डीवी के लिए, कॉलेज के लिए। कितनी दूर यहाँ से कॉलेज? आसपास में कोई 15 किलोमीटर आगे सर। यहाँ कोई स्कूल नहीं है? इंटर तक है, उसके बाद तो जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। देहरादून मालदीव। और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ क्षेत्र में कोई आसपास प्राथमिक चिकित्सालय, किसी तरह की सरकारी सुविधाएं? रायपुर से पहले कोई नहीं है। और जिसमें कि मार्ग टूटा हुआ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टूटा हुआ आप देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार को तो वही मैं अभी जो बोला हूँ रिपीट कर रहा हूँ फिर, इतना खनन कर रहा है इधर गवर्नमेंट, तो उसमें ध्यान दिया जाए जनता का भी। पानी वाली धूल धक्कड़ मिट्टी, बच्चे जाते हैं कॉलेज के लिए, मेंटेनेंस उस पे बढ़िया करके, यही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ पे स्थिति बहुत ही विकट है, जिसको हम झेल रहे हैं। यहाँ के झेलते हुए पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, जिसके बारे में हमें भी खुद ऐसे ही जन्म लिया यहाँ पे जैसी स्थिति आज है। और सुविधाएं सरकार गवर्नमेंट की ओर से मतलब कुछ खास नहीं है सर। यहाँ मेडिकल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोड का आप हाल देख रहे हैं, आए हैं आप रोड पे, बेकार है सब चीज। अभी मेरे कैमरामैन साथी दिखाएंगे, हम आपको विजुअल दिखाएंगे रोड के। पूरा वैकल्पिक मार्ग है, टूटी हुई सड़क। हम किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, कई बार गिरने से बचे हैं रास्ते में। अभी हम हैं देहरादून माल देवता में और हमारे साथ हैं आशीष नेगी जी और सुमित कंडारी जी। आप मूल निवासी उसी क्षेत्र, उसी गांव से रहने वाले हैं और हम उस गांव से सुबह से आज तक, आज हमने उसी गांव का दौरा किया, लोगों से बात की। क्षेत्र में बहुत गंभीर समस्याएं हैं और वहाँ मतलब जीवन को जीने के लिए मूलभूत समस्या जो सुविधाएं हैं उनका भी बहुत अभाव है। आशीष नेगी जी, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में माल देवता में रह रहे हैं। जी सर, मालदेवता में रह रहे हैं, पर वहाँ पे जो वहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत गंभीर है और जब ये आपदाएं आती है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं और टीचर लोग स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। टीचरों को वहाँ कमरा करके महीने भर, 2-3 महीने 4 महीने रहना पड़ता है और राशन, मतलब जैसे लोग रहते हैं तो उनको राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कहीं से मतलब कई किलोमीटर पैदल आना पड़ता है इधर राशन लेने के लिए। तब बहुत से लोग जो है कि 4-4 महीने का राशन इकट्ठा रख लेते हैं, वो राशन भी खराब होता है। सब्जियों की बहुत ज़्यादा, जैसे वहाँ सब्जियाँ उगती हैं, जो होती हैं, जो भी है, वो सब्जियाँ जो है खराब हो जाती हैं सीजन में। बहुत से लोग उन खेती पे ही डिपेंड हैं, तो उनकी जो पूरी सब्जियाँ हैं वो खराब हो जाती है। बहुत से लोग जो है कि नहीं ला पाते, बहुत से लोग ला भी पाते हैं तो कई किलोमीटर तक मतलब नदियाँ टप के आना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। बहुत से लोगों की सब्जियाँ मतलब नदी में ही बह जाती है लाते हुए, और कहीं पे मतलब नदी के पार भी लोग रहते हैं तो पुल की व्यवस्था भी नहीं है। रोड तो खैर भूल ही जाओ, रोड तो
गवर्नमेंट अभी चल रही है व्यवस्था, पर अभी कई जगह हमने रास्ते में देखा कि नदी पार करके ट्रॉली के माध्यम से लोगों को, बच्चों को आना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए। उसमें भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं सर। हमने पुल की डिमांड की थी तो हमें ट्रॉली से मतलब ट्रॉली लगा के टाल दिया गया कि यहाँ पे जो है कि पुल बनेगा बनेगा। 3-4 साल हो चुके हैं। बहुत पिछले 2-2.5 साल पहले बहुत ज्यादा भयंकर आपदा आई थी, और जो है कि उस टाइम पे आपदा के बाद सरकार ने कहा कि हम पुल लगाएंगे। पुल के नाम पे हमें 10 लाख की ट्रॉली, पुल के नाम 10 लाख रुपए पुल के लिए आए थे, और 1-1.5 लाख की ट्रॉली लगाई। 1 लाख रुपए गफन कर गए। कुछ पता ही नहीं है कहाँ पैसा है। पूछो तो फिर कोई बताने को राजी नहीं होता। अब वहाँ का जो युवा है, हम लोग हैं, यहाँ से धनोल्टी जाना पड़ेगा कहीं पे हजारों रुपए फूक के। तो किसी से पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं देता। कभी कोई अधिकारी वहाँ अपने पद पे नहीं है, कोई छुट्टी जा रखा, कोई कहीं जा रखा, कोई कहते हैं जी अधिकारी दूसरे गांव जा रखे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे उस पुल पे कितने रुपए लगे, क्या लगे। ठीक है, जो समस्याएं आशीष नेगी जी ने बताई वो कहीं दूर क्षेत्र की नहीं है। देहरादून जो कि राजधानी है, स्थायी राजधानी है उत्तराखंड की, वहां से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर देहरादून के क्षेत्र की ये समस्याएं हैं। तो आशीष जी क्या कहना चाहेंगे आप, इसलिए मतलब ये समस्याओं के लिए क्या हल है, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सर हल क्या है, पहले तो नेटवर्क बहुत ज्यादा कमी है। नेटवर्क हो तो हम अपने आपको मतलब यूट्यूब के सहारे, फेसबुक के सहारे, इंस्टाग्राम के सहारे कैसे न कैसे मतलब अपनी वीडियो बना के अपनी समस्याओं को बता सकते हैं हम। पर जब नेटवर्क ही नहीं है तो फिर कर क्या सकते हैं। वहाँ हॉस्पिटल की बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, और रोड तो मैंने आपको बता ही दिया जी। सुमित कंडारी जी, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले तो उदय प्रभात न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव क्षेत्र में गए, आपने वहाँ पे भ्रमण किया, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आपने देखी होगी आज जाके वहाँ पे। आज़ादी के 75 साल हो गए हमारे देश को, और आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है आज भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती है। हमारी कई पीढ़ियां जो है उन समस्याओं को देखते देखते निकल गई है। हम लोगों की भी खुद उम्र मेरी 32 साल हो गई है। मेरी दादी जी कहती थी कि बेटा हमारे टाइम नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी टाइम जो है सड़क आ जाएगी गांव में। लेकिन आज हम वो आस लगाए बैठे हैं कि सड़क आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी तक जो है सड़क गांव तक नहीं पहुंची है। अभी फिलहाल सिंचाई विभाग का काम लगा हुआ है, सड़क आने वाली है, कहते हैं कि आने वाली है गाँव तक। लेकिन जो समस्याएं मेन रूप से क्या है कि नेटवर्क है सर। नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या है। कोई गांव में कोई बीमार पड़ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोई आ गई है, तो हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते, तो संपर्क नहीं साध सकते हम कि हाँ जी ये समस्या हो गई है। एम्बुलेंस नहीं बुला सकते हैं, सरकारी गाड़ियां उस मार्ग पे नहीं जा सकती है। हम लोग जो है अपनी बाइकों में या प्राइवेट गाड़ियों में जो है वहां से आना जाना होता है, सफर करते हैं। और क्षेत्र में जो है जब आपदा आती है, हर साल आपदा आती है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है हमारा बहुत ज्यादा, हर साल आपदाएं आती हैं, साथ सकते हैं हम कि हाँ जी ये समस्या हो गई है। एम्बुलेंस नहीं बुला सकते हैं, सरकारी गाड़ियां उस मार्ग पे नहीं जा सकती है। हम लोग जो है अपनी बाइकों में या प्राइवेट गाड़ियों में जो है वहां से आना जाना होता है, सफर करते हैं। और क्षेत्र में जो है जब आपदा आती है, हर साल आपदा आती है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है हमारा बहुत ज्यादा, हर साल आपदाएं आती हैं। जब आपदा आती है तो बहुत भयंकर कहर रूप से आती है, बहुत कहर ढाती है। और अभी 1-2 सालों में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों के मकान बह गए हैं, रास्ते बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कों के किनारा जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट जो है हर साल खनन का कार्य कराती है उस क्षेत्र में, लेकिन समझ में ये नहीं आता जो हमारे क्षेत्रों का, हमारे जल जंगल जमीन को जो है वहां से लूटा खसूटा जा रहा है, उसको जो है खोदा जा रहा है। तो सरकार उस पैसे जो पैसे वहां से कमा रही है उसको हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं लगाती है, उन रास्तों में क्यों नहीं लगाती है, हमारे लिए सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान करती है। क्योंकि एक दूर दरार गांव में रहने के लिए सबसे पहले क्या चीज होती है, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, सड़क होती है, बिजली होती है। अगर इन चीजों की कनेक्टिविटी नहीं है तो आदमी जो है बहुत समस्याएं जीवन में उनकी उत्पन्न हो जाती हैं। अब जैसे पुल का ही मामला है, कई जगह है सर, हमारे सोंदरा में भी एक पुल लगना था, वहां नहीं लगा है। और रंगनगांव में एक पुल लगना था, एक कुंड से पसनी जोड़ने के लिए पुल लगना था। कई प्रस्ताव दिए सर, ढेर लगे होंगे, क्या पता हो कहीं रद्दी में पड़े होंगे, लेकिन अभी तक वो पुल नहीं लग पाए हैं। और सड़क की भी स्थिति ऐसी ही है फिलहाल। अभी जाने क्या करती है सरकार आगे। शौंग बांध का कार्य अभी लगने वाला है, लेकिन उसमें अभी सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। अभी जैसे मुआवजा टाइप का, लोगों को मुआवजा मिलना है, इस प्रकार की अभी कोई कार्य प्रणाली उनकी अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। हमारी सोंगबांध समिति भी है, मैं भी खुद समिति से हूँ, रोज चक्कर लगा रहे हैं, ग्रामीणों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन सर समस्या है कि हम लोग युवा हैं, और युवाओं को जो है आज जो है ये सारी चीजें जो है एक झंझोर रही है, अंदर से हमें ये करा रही है कि हमारा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है,
लेकिन हम जो युवा पीढ़ी हैं वो हमारी लगता है कि ऐसी उम्र कट जाएगी, ये विकास हम अपने क्षेत्र में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी क्या होती है, एक नेटवर्क होता है सर, जो अभी तक नहीं है सर वहाँ पे, भारत सरकार का भी नहीं है, बीएसएनएल कोई नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, और प्राइवेट कंपनियां तो लगाती है सर, लेकिन भारत सरकार का भी नहीं है वहाँ पे नेटवर्क। तो आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न विभागों को भी कहना चाहूँगा, सरकार को भी कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा फोकस बनाएं। देहरादून के मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग इस प्रकार से तरस रहे हैं तो वो सोचनीय विषय है, इस विषय पे जो है विभागों को, सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इस क्षेत्र के जनमानस की पीड़ा यदि सरकार के कानों तक पहुंच रही है और इस समस्या का समाधान हो जाए तो बड़ी बात होगी। इस समस्या का समाधान हो जाए तो बड़ी बात होगी। आपने देखा कितनी पीड़ा है। अभी तक हमारी कई लोगों से बात हुई इस क्षेत्र में, और सुमित कंडारी और आशीष नेगी जी से भी जिस प्रकार बात हुई। और पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।